आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड जो VVI ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का हम लोग सेट 6 देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग 35 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? आपका लौह चुंबकीय पदार्थ का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? NaCl, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है Fe, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी बेंजीन। तो जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है वो कौन होगा? Fe हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पदार्थ को चुंबक के आधार पर कितने भागों में बांटते थे? 3 भागों में। कौन कौन सा? तो एक तो होता था आपका प्रतिचुंबकीय, दूसरे का होता था क्या होता था? अनुचुंबकीय, तीसरा का लौह चुंबकीय। ठीक है, आपके पदार्थ को 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का। ठीक है, तो इसमें जैसे NaCl आपका क्या है? तो ये आपका प्रतिचुंबकीय है। O2 आपका क्या है? O2 तो ये आपका अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। बेंजीन जो है ये आपका क्या है? ये भी आपका प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो आपको बताना है कि NaCl की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वो FCC में होती है। किसमें होती है? FCC। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ बातें ध्यान में रखिए। क्या बात को ध्यान में रखिएगा कि ACC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। PCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। HCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। HCP की समन्वय संख्या भी पूछा जाता है, कितनी होती है? तो 12 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसको आंशिक श्रवण विधि द्वारा अगर नहीं कर सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री जल का प्रासरणी दाब लगभग कितना होता है? तो जो समुद्री जल का जो प्रासरणी दाब होता है वो लगभग 30 ATM होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जैसे उल्टा प्रासरण में हम लोग समुद्री जल का शुद्धिकरण करने के लिए उल्टा प्रासरण का यूज करते हैं। जैसे समुद्री जल को ना हमें शुद्ध करना है, हमको मीठा जल बनाना है जिसमें नमक होती है, अर्थात हमको विलवणीकरण करना है, उसमें से लवण हटाना है, समुद्री जल में से लवण हटाना है। तो आपको कौन सा प्राशन का यूज करना पड़ेगा? उल्टा प्राशन का यूज करना पड़ेगा, उल्टा प्राशन का। ठीक है, यहीं से हम लोग समुद्री जल में से नमक को हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ का मात्रा होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो आवेश के समानुपाती होती है। कहने का मतलब जितना आप आवेश दीजिएगा उतना ही पदार्थ मुक्त होगी। यही यहाँ से समानुपाती को चिन्ह घटाइएगा तो Z आएगा, ZQ आ जाएगा। ठीक है, या यहीं पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं M = Z और Q को आप लोग लिख सकते हैं IT। कहीं कहीं I को हम लोग विद्युत धारा को C भी लिख दे सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो सकता है।
ठीक है, बी होगा, क्योंकि हम लोग आई को कहीं पे सी भी लिख सकते हैं। इसी मुक्त पदार्थ को हम लोग जेड क्यू भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल ईंधन सेल है? कौन सा सेल ईंधन सेल है? तो H2O2 सेल एक तरह का क्या होता है, ईंधन सेल होता है। सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फर्स्ट क्या, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। दूसरा का क्या, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल जिसको सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? तो वैसा सेल जिसे एक बार यूज करते हैं, मतलब एक बार चार्ज कर सकते हैं या एक बार ऑक्सीकरण करा सकते हैं, एक बार जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, वो आपका प्राथमिक सेल हुआ। जैसे एग्जांपल में ड्राई सेल, जैसे हम लोग देखते हैं और टॉर्च में बैटरी लगा होता है जिसको हम लोग एक बार यूज करते हैं, वो सेल प्राथमिक सेल हुआ। और द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? जिसको हम 2 या 2 से अधिक बार हम लोग यूज करें, मतलब 2 से अधिक बार यूज करें, मतलब इसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जिसको मोबाइल में यूज करते हैं, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी को हम लोग 2 से अधिक चार्ज करते रहिए, चलते रहेगा, चार्ज करते रहिए। जैसे मोबाइल का बैटरी, कौन सा बैटरी है? लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। और भी इसका हो सकता है निकेल कैडमियम बैटरी। तो चलिए समझ रहे हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है ताप पर। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप पर भी निर्भर करता है, सांद्रण पर भी निर्भर करता है, सक्रियण ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, लेकिन आणविकता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, सक्रियण ऊर्जा का माप किया जा सकता है या मापा जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन दे, 2 अलग अलग तापमान पर वेग स्थिरांक द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। इस सक्रियण ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला आता था सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, लॉग K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में R 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। यहीं से ये सक्रियण ऊर्जा का आप लोग मान इस फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता था। तो इसमें जो है अलग अलग 2 तापों पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको बताना है कि भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो ये कैसा होती है भौतिक अधिशोषण की प्रकृति? तो ये आपका उत्क्रमणीय होती है। भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो मॉलिक्यूल का बॉन्ड होता है बहुत ही कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर। कहने का मतलब कमजोर बल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वांडर बल, वांडर बल बल्स, ठीक है। इससे क्या होता है? जुड़ा होता है अधिशोष और अधिशोषक के बीच मॉलिक्यूल्स का। तो क्या होगा इसके बीच कि बहुत ही कमजोर मॉलिक्यूल होगा, और बहुत ही कमजोर मॉलिक्यूल होने के मतलब बहुत ही कमजोर मॉलिक्यूल्स जो है बॉन्ड से जुड़ा होगा, और इसी कारण से उसके परमाणु एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोल्ड संख्या किससे संबंधित है? तो जो गोल्ड संख्या जो है संबंधित वो आपका लायोफिलिक कोलाइड के रक्षण से है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, साइनाइड विधि द्वारा निष्कर्षित धातु है। तो हम लोग साइनाइड विधि से जिसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? एजी हो जाएगा, चांदी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट है जिसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर पाइराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है
इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वह स्व अपचयन विधि द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर गैस नहीं है। आपको बताना है कमरे के ताप पर कौन गैस नहीं है। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पे गैस नहीं होती है, यह द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और ये ब्रोमीन एक अधातु है, बाकी तो इसमें सब अधातु ही है, लेकिन ये कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। और एक पारा होती है Hg, ठीक है, Hg धातु होते हुए भी क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है H2SO4 को बनाने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो H2SO4 को हम लोग जो बनाते हैं वो संपर्क विधि द्वारा बनाते हैं, संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग उत्प्रेरक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि HNO3 इसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, SF6 में सल्फर का प्रसंकरण क्या है? SF6 में सल्फर का प्रसंकरण क्या होता है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होगा। प्रसंकरण क्या होगा? देखिए सल्फर किस ग्रुप में आता है? तो 16 ग्रुप में आता है। 16 का 6 लीजिए और 6 कहने का मतलब फ्लोरीन क्या को जुड़ा हुआ है? 6 अपॉन में 2 कर दीजिए। 6 6 12 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 6 आएगा। 6 को क्या लिखेंगे? sp3d2। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है? तो लैंथेनाइट संकुचन का जो आपका कारण होता है वो 4f इलेक्ट्रॉनों का खराब आवरण प्रभाव। ठीक है, यही होता है। क्या होता है लैंथेनाइट संकुचन? क्या होता है? तो परमाणु संख्या बढ़ने पर लैंथेनाइट श्रृंखला के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या में धीरे धीरे होने वाली कमी होती है। इसका कैसे कमी होती है? तो इसमें 3 फैक्टर काम करता है। ठीक है, जैसे नाभिकीय आवेश, ठीक है, 4f का ध्रुवल परीक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो इसका तो जैसे क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। एग्जाम के लिए आपको लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन एक ब्लॉक से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट श्रेणी का है? तो एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व को आपको बताना है। तो लैंथेनियम आपका लैंथेनाइट श्रेणी का है। ठीक है, उसके बाद गैडोलिनियम ये भी आपका लैंथेनाइट श्रेणी का है। ल्यूटेशियम ये भी आपका लैंथेनाइट श्रेणी का है। ठीक है, तो जो आपका एक्टिनाइट श्रेणी का है वो आपका ऑप्शन बी थोरियम है। ठीक है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 90 पे आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आपको बताना है FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो उसको क्या मानेंगे? x + 5 गुने CO का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो उदासीन लिखेंगे, तो इसके आंसर 0 इक्वल टू 0, x + 0 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एथिल क्लोराइड को अल्कोहलिक के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो आपको एथिल क्लोराइड को देखिए, एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3CH2Cl, इसको आप KOH के साथ गर्म करिएगा। किसके साथ?
KOH के साथ जैसे आप गर्म करते हो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले KCl निकलेगा, यहां से K, यहां से Cl, KCl निकलेगा और क्या होगा, यहां से एक H जाएगा, H यहां से H2O, ठीक है, तो एक H2O निकल जाएगा और आपका जो बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथीन बोलते हैं, ठीक है। तो एथीन तो बचेगा, तो ऑप्शन में कौन सा है, एथीन, या इसी को एथीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो आपका निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशीकरण के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनाता है। जैसे फिनॉल को आप लोग, ये फिनॉल है, इस फिनॉल को किसके साथ गर्म कीजिएगा, जिंक के साथ गर्म करिएगा तो क्या बनेगा, तो जिंक है, ये ऑक्सीजन लेंगे के क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा वो बेंजीन बन जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन। तो इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। तो ईथर बनाने की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है वो आपका हो जाती है विलियम संश्लेषण विधि। क्या होती है, विलियम संश्लेषण विधि। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस विलियम संश्लेषण विधि क्या है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वुड्स अभिक्रिया किसको कहते हैं ये भी ध्यान में रखना है। कोल्बे अभिक्रिया किसको कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए क्या है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब आप एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या प्राप्त होता है, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, COOH। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रोजेमुंड अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। तो रोजेमुंड अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है क्या होता है, तो रोजेमुंड अभिक्रिया पढ़े हैं थे, क्या होता है, एसिल क्लोराइड को H2 से PD और BSF4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। जैसे देख लीजिए RCOCA, किसकी उपस्थिति में, PD और BSF4, इसकी उपस्थिति में तो क्या बनेगा, RCHO प्लस HCl, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षारीय है। तो प्रबल जो क्षारीय होगा वो आपका 2 डिग्री एमीन होता है, ठीक है। यदि तुलना किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रबल क्षारीय होगा ये होगा CH3 का होल ट्वाइस NH, ये आपका 2 डिग्री एमीन है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन हो जाएगा NH2। उसके बाद आपका प्रबल कौन हो जाएगा, उससे ज्यादा कम प्रबल CH3N 3 डिग्री एमीन, उसके बाद NH3 होगा। तो इसमें जो आपका सबसे प्रबल बोले ना, सबसे प्रबल क्षारीय, तो आपका 2 डिग्री एमीन लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री है। 2 डिग्री एमीन किसको कहते हैं, तो NH2 में एक बगल से बॉन्ड बना हुआ है, इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। जब NH रहे दो तरफ से कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, इसको 2 डिग्री एमीन कहते हैं। और जब N रहे तीनों तरफ से कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय होता है वो 2 डिग्री एमीन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, एनिलीन की प्रकृति कैसी होती है? तो एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H5NH2, ये आपका एनिलीन का फॉर्मूला होता है। इसकी प्रकृति कैसे होती है, इसकी प्रकृति बताइए। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसा होती है, क्षारीय। क्यों होती है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है ऑप्शन, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। दिखाया हुआ है कि एनिलीन की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों, जो एनिलीन की जो प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि इसमें उपस्थित नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से एनिलीन क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायी शर्करा नहीं है? अपचायी शर्करा दो प्रकार के, एक अपचायी शर्करा, एक अनपचायी शर्करा। ठीक है, तो जो अपचायी शर्करा जो है वो आपका कौन है, आपको ये पहले बताना होगा कौन है अपचायी शर्करा। तो आपका जो अपचायी शर्करा होती है वो ग्लूकोज होती है, फ्रुक्टोज होती है और लैक्टोज होती है। यहाँ पूछा है कि जो अपचायी शर्करा नहीं है, इसका मतलब अनपचायी शर्करा के बारे में पूछा है। तो कौन अनपचायी शर्करा होती है, तो सुक्रोज होती है, चीनी अनपचायी शर्करा होती है। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो एस्कॉर्बी जो रोग होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, तो थायमीन कहते हैं, थायमीन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बात को ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से क्या होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से वही अभी देखे हैं एस्कॉर्बिक, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, बच्चों में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायलॉन 6 निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो जो नायलॉन 6 होता है वो आपका कैप्रोलेक्टम का बहुलक होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेरिलीन किस प्रकार का बहुलक है? आपको बताना है टेरिलीन किस प्रकार का बहुलक है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका पोलिएस्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलिएस्टर बहुलक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोमफेनिकॉल एक ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे दवाएं जो मानसिक तनाव को कम करने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो मानसिक तनाव को जो कम करती है वो आपका प्रशांतक कहलाती है, जिसको हम लोग निश्चेतक बोलते हैं या ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। ये जैसे मानसिक आप डिप्रेशन में हैं तो ये दवाई दिया जाता है, नींद उंद ना लगे तो इसके लिए भी ये दवा दिया जाता है। एनाल्जेसिक क्या होता है, क्या होता है एनाल्जेसिक, जो दर्द निवारण में काम आता है। एंटीबायोटिक ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए दिया जाता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या होता है, एंटीपायरेटिक नहीं आया ध्यान में, क्या होता है एंटीपायरेटिक? तो एंटीपायरेटिक हम लोग देखते हैं कि जो वैसा दवा जो होता है एंटीबायोटिक, जब वो क्या करता है, ज्वरनाशी, जिसको हम लोग सिंपल में ज्वरनाशी भी कह देते हैं, पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, जो आपको बुखार बुखार को कम कर दे उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीपायरेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, H3PO3 की भास्मिकता कितनी है? तो H3PO3 की आपको भास्मिकता बताना है। तो इसके लिए फास्फोरस के संदर्भ में एक ऑक्सीजन को तो छाटिए देना होता है। अब उसके बाद जगह OH बना लीजिए, उतनी क्षरकता हो जाएगी। तो 2 गो ऑक्सीजन है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो कितनी OH बनेगी? तो 2 OH बनेगी बस। तो इसकी क्षरकता कितनी हो जाएगी, जितनी OH की संख्या उतनी क्षरकता। ऑप्शन क्या,
ऑप्शन 2 हो जाएगी, इसके साथ 2। यदि H3PO3 में P की ऑक्सीकरण संख्या पूछ ले तो कैसे बताइएगा? तो हाइड्रोजन क्या 3 गो, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 प्लस फास्फोरस की मानना है X, ऑक्सीजन क्या 3 गो, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 इक्वल टू 0। 3 + x -3 दूनी 6 इक्वल टू 0। x बराबर -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर +3। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोलरता और मोललता में मुख्य अंतर क्या है? तो जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो क्या है? मोलरता ताप पर निर्भर करती है, मोललता नहीं। ऑप्शन सही है, मोललता ताप पर निर्भर करती है, मोललता मोलरता, ये तो गलत हो गया। मोललता है, यहाँ पे रहता है, जो रहता है वही ताप पे निर्भर करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा या उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है।